ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं सीमा गिल, उन्होंने कहा कि जो सरकार फैसला ले रही है वो एक तरह से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से यहाँ पर देखें तो इसके नतीजे जो हैं वो भी यहाँ पर काफी गंभीर हो सकते हैं। कितने गंभीर हो सकते हैं या कितने सकारात्मक हो सकते हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। आर के आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। आर्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार यहाँ पर कदम जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है, जिस रोड मैप पर सरकार आगे बढ़ रही है, उसके अपने कितने आप फायदे देख रहे हैं अपने आप में, और कितना चैलेंजिंग मानते हैं इसको? ये जो स्टेप्स है ये ग्रेडिंग और कैलिब्रेटेड है। स्टैगरिंग जिसे बोलते हैं, लॉकडाउन को धीरे धीरे रिमूव करना। जो फर्स्ट 21 डेज का लॉकडाउन था उसमें गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अगर क्राउडिंग होती है हॉस्पिटल्स की तो ब्रेक डाउन हो जाना बड़ा संभव है। अभी क्योंकि सारे बेड्स जो है आइडेंटिफाई कर लिए है, क्वारंटाइन की फैसिलिटीज आइडेंटिफाई कर ली गई है, और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है ट्रेसिंग का और टेस्टिंग का, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले से टेस्टिंग इस टाइम 40 गुना है, और टेस्ट किट भी कोरिया से मंगाई जा रही है। चाइना की थोड़ी डिफेक्टिव थी जी। और आईसीएमआर भी बना रही है। तो ये जो आप लॉकडाउन की ईजिंग देख रहे हैं ये स्टैगरिंग है, और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे इसको बढ़ाना हर हालत में जरूरी है। उसके रीजन ये है कि हरियाणा एकदम कंट्रोल किया है, और इसमें मेरे ख्याल से डेथ अगर एक दो हुई होंगी तो हुई होंगी, और ज्यादा न्यूज में डेथ का इसका कोई नहीं है। हरियाणा ने जान और जहान को केयरफुली हैंडल किया है। और जहां तक राशन देने का सवाल है, हमारे यहाँ जो फैक्ट्री के वर्कर्स है वो अपने ही है, हरियाणा के हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो कैजुअल वर्कर्स है, वो फैक्ट्री वर्कर्स नहीं है। पहली बात तो ये है। माइग्रेंट वर्कर्स का कोई गारंटी नहीं होगा अब किसी भी स्टेट का कि वो वापस आएंगे, और हम लोग एक ऐसी तरकीब को कर रहे हैं कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में हुआ करेगी, जहां पर वर्कर्स जाया करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाली है, इसीलिए वर्कर्स अब क्राउडेड सिटीज में नहीं आया करेंगे आने वाले दिनों में जी। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, अगर कोई भी व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि यदि सैनिटाइजर का यूज करना जानता है और N95 मास्क को अगर लगाता है और हार्ड इम्यूनिटी, क्योंकि वर्कर्स की जो एज है वो रफली 40 इयर्स तक की ही है, कोई भी वर्कर आपको 55 या 58 का नहीं मिलेगा जी। उस केस में हार्ड इम्यूनिटी होती है, एसिम्टोमेटिक होंगे वो, और एसिम्टोमेटिक को भी टेस्ट करके पीसीआर से उनको किया जा सकता है क्वारंटाइन। अगर उनको कहीं पे भी डाउट हुआ, उसके चांसेस जो है रफली 2 to 3% है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रेडेड लॉकडाउन ईजिंग है, जिसे स्टैगरिंग लॉकडाउन बोलते हैं, ईजिंग, ये धीरे धीरे होती चली जाएगी। और अभी तक जो हरियाणा की फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक है, क्योंकि पिछली जो प्राइम मिनिस्टर से सीएम्स की बात हुई थी उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, क्योंकि ना तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी ज्यादा आती है, लैंड की परचेज वगैरह नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती है उन जगहों पर, तो इसलिए वहां पर समस्या थी, तो उनको आमदनी नहीं हो रही। यदि हम खोलेंगे तो स्टैंप ड्यूटी के पैसे आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, और उस तरह से कई जो लिकर के रिवेन्यू जो आता है, और पेट्रोल का रिवेन्यू है। अभी पेट्रोल की कंजम्पशन खाली 70% है, और अगर आप बढ़ाएंगे और गाड़ियां अगर जाएंगी तो पूरा एक्साइज आएगा, और इस टाइम जो पेट्रोल के ऊपर आपका सेल टैक्स है वो भी बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकम होनी शुरू होगी। मुझे लगता है कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद बढ़ाना ठीक नहीं है,
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि बेड आप बता दीजिए आपके पास कितने हैं, हरियाणा ने भी बता दिए हैं क्वारंटाइन के लिए, और वेंटिलेटर की भी सप्लाई रोज हो रही है। लगभग 1-1.5 हजार वेंटिलेटर की सप्लाई बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रही है। और पीपीई भी अभी आप देखेंगे कि डॉक्टर लोग जो है पर्सनल इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, और उस तरह से हेल्थ वर्कर्स को भी कोई रिस्क नहीं है। और हरियाणा में एक भी हेल्थ वर्कर को कहीं पे भी रिस्क नहीं हुआ। अगर लाइव्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो लाइवलीहुड को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक बार कहीं पर इनकम स्लिप किया और इंडस्ट्री ज्यादा देर बंद हो गई तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत लेकिन ज्यादा आर्य जी होगी। अभी इन हालात में कि अभी फिर से संक्रमण के मामलों में जो है तेजी यहाँ पर देखी गई है। ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट जो है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा है दूसरे किसी भी राज्य से, और अगर देश भर के अनुपात की बात करें तो उससे भी ज्यादा है। लेकिन क्या इन हालात में जब संक्रमण के मामले फिर से यहाँ पर सामने आना शुरू हो गए हैं, ये जो ढील सरकार की तरफ से दी गई है, ये जो कदम उठाया गया है, ये कितना आपको लगता है कि न्याय संगत है, या फिर ये कहें कि बेहद अच्छा कदम है? देखिए, पहले तो ऐसा था कि पलवल साइड से परे हथीन वगैरह में तो तबलीगी जमात के लोग थे, परंतु क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी 89 हॉटस्पॉट्स है और ये वर्कर्स आना जाना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगता है ये छुटपुट केसेस वहां होंगे। अभी बहादुरगढ़ और सोनीपत और फरीदाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। कोई न्यूज आपको फतेहाबाद, हिसार, सिरसा की नहीं आ रही है। ये जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं दिल्ली के, वहां तो से आई है। आर्य जी आपको ये लगता है कि अब ये जो बॉर्डर सील कर दिए हैं हरियाणा ने अपने दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं से, अब कोई आसानी से एंटर नहीं कर सकता है हरियाणा के अंदर, इससे संक्रमण के मामलों में कमी आएगी? और इसके साथ ही क्या सरकार अभी और ये फैसला ले सकती है कि अगले और 14 से 15 दिन तक स्थिति पर नजर रखी जाए कि जो संक्रमण है वो कहां तक पहुंचा है या किस किस तक पहुंचा है? अगर तो दिल्ली की बात ले तो दिल्ली के अंदर डेली केसेस आ रहे हैं। इस टाइम मेरे ख्याल 4,000 से ज्यादा केसेस है, रोज 200-300 केसेस आ रहे हैं। तो अभी जो ग्राफ है, अगर सिंपली ग्राफ लें तो वो राइजिंग में है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 16 मई के आसपास वो स्टेबलाइज होगा। परंतु यदि बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो कोई डिपेंडेंस है ही नहीं हमारी उनके ऊपर, जो वर्कर्स हैं वो अपने वाले ही हैं, जो फरीदाबाद के हैं या यमुनानगर के हैं या अंबाला के हैं या करनाल के हैं या बहादुरगढ़ के हैं, वो अपने ही एरिया के हैं। और 30% ही वर्कर्स को आने का कहा गया है और उनको ओवर टाइम देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर इनकम ग्रोथ होती है और प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली जीएसटी का अमाउंट भी बढ़ेगा, सरकार को उस तरह से भी इजाफा होगा। सवाल ये है कि ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि आप 15 मई तक भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए उनका कर्व फ्लैट नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमारा कर्व तो फ्लैट ही है ऑलरेडी, इवन इंडिया का कर्व भी फ्लैट हो चुका है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, रफली 76 हॉट जोन्स है, रेड जोन्स में है, हॉटस्पॉट्स है, उसके अंदर राइजिंग कर्व है और वो कंटेनमेंट जोन है, वो डिस्ट्रिक्ट पूरा भी नहीं है। उनके अंदर कुछ कॉलोनीज हैं जिसके अंदर पूरा सील किया हुआ है, जैसे पहले नोएडा को किया हुआ था, वो पूरा नोएडा को नहीं किया हुआ था, उन्होंने भी बॉर्डर सील कर दिया था, तो इसलिए वो शांत हो गया। अब अगर मान लीजिए लॉकडाउन को आप एक्सटेंड नहीं करते, जो प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज की बढ़ेगी और जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड लंबे समय तक रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 86% तो यहाँ से असंतोष को खत्म किया जा सके और थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर हो जाए, एक दिमागी सुकून यहाँ पर मिल जाए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और मजदूरों को, इसीलिए सरकार ये थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ पर राहत दे रही है। बने रहिए सभी आप, आपसे चर्चा जारी हम रखेंगे। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष कुमार। मनीष, आपसे हम ज्यादा जानकारी चाहेंगे इस पर। सरकार जो है लगातार यहाँ पर कदम उठा रही है, सर्वदलीय बैठक भी मुख्यमंत्री ने की, उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक भी मुख्यमंत्री ने ली है। तो इन बैठकों को अगर देखें तो क्या इनका एक्सट्रैक्ट निकाले
कि सरकार किस दिशा में अब आगे जो है वो कदम उठाने वाली है या उठा रही है? देखिए कायनात, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हरियाणा में जो कोरोना ने दस्तक जब दी थी, तो एक संख्या जो थी बहुत तेजी से हरियाणा में बढ़, एक समय आया कि तेजी से बहुत बढ़ी वो ये बीमारी। लेकिन उसी प्रकार हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के सफाई कर्मचारी, जो शासन प्रशासन सबने जो काम किया, उस काम का रिजल्ट ये हुआ कि हरियाणा में मरीजों की संख्या ठीक होने की जो ग्राफ आया वो बहुत तेजी से ऊंचे की तरफ गया, यानी बीमारियों की संख्या को दबाने का काम किया। अब दूसरी तरफ हरियाणा में खुशी का माहौल हुआ कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य बना जहां पे कि कोरोना की जो संख्या है वो ठीक होने की संख्या बहुत ज्यादा थी, परसेंटेज ऑफ रेशियो जो था उसका बहुत बढ़िया था। लेकिन आज जो कल शाम से लेके आज तक जो 18 मरीज जो दोबारा कोरोना का हुआ है, कहीं न कहीं हमने स्वास्थ्य मंत्री को देखा कि चिंताएं की लकीर जो है वो साफ उनके माथे पे दिख रही थी। सरकार जो है जहां यातायात में छूट दिया, उद्योग में छूट दिया, यानी शर्तों के साथ जो है उद्योग को चलाने की अनुमति दी कि कहीं न कहीं हरियाणा का जो जनजीवन है, हरियाणा का जो आयात निर्यात है, हरियाणा का जो काम करने वाले युवा जो हैं वो अपने अपने काम पे धीरे धीरे लौटे और हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो कहीं न कहीं रुक गई है उसको दोबारा जान देने का काम हो। लेकिन ये जो 18 मामले आए हैं वो कहीं न कहीं सरकार को दोबारा सोचने पे मजबूर किया और आज ये कैबिनेट में भी कहीं न कहीं इस चीज़ की चर्चा जरूर हुई होगी कि इस जो ये दोबारा हरियाणा में जो 18 की संख्या आई है कोरोना की, ये काफ़ी चिंताजनक है। हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, स्वास्थ्य मंत्री ने हमें बताया कि दरअसल ये जो 18 के 18 मरीज जो आए हैं ये एनसीआर से आए हैं, यानी दिल्ली से सटे हुए दिल्ली से आए हैं और जो एनसीआर इलाका है वहां से हरियाणा में आए हैं। और उन्होंने एक एक्शन लिया कि एनसीआर से लगे हुए सीमाएं जितनी हैं हरियाणा की वो पूर्णतया सील कर दी जाए ताकि हरियाणा में बाहर से इस बीमारी का कोई भी एंट्री ना हो। देखते हैं कि आगे अभी आदेश जारी हुआ है, कितना पालना होगा और आगे जो समय आएगा कल परसों तब पता लगेगा कि ये भी जानना आखिरकार जो चाहूंगी कि कोरोना क्या है सिर्फ वो बाहर दिल्ली से आ रहा है या हरियाणा में ही उत्पन्न हो रहा है। दिल्ली एनसीआर से ही आने वाले लोगों के आने पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, या जो दूसरे और राज्य यहाँ पर टच करते हैं हरियाणा की सीमा से, उनसे आने वाले लोगों को भी इसी सख्ती के साथ रोका जाएगा, उन्हें भी यहाँ पर बैन किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कहना तो वहाँ पे बिल्कुल सील कर दिया जाएगा और जो दिल्ली के तरफ से एनसीआर के तरफ से जो हरियाणा में चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो पुलिस हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हैं, अगर वो दिल्ली से हरियाणा में आने की कोशिश करेंगे तो उनकी एंट्री बिल्कुल बैन है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, एक और खबर है हमारे पास कि एनसीआर की जो सीमाएं हैं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है, हमारे पास उसका प्रति नहीं है लेकिन हमारे पास खबर है कि उस एक आदेश जारी हो रहा है जिसके तहत जो भी अगर वहां से आ रहा है जिसको परमिशन भी है आने की, अगर हरियाणा में आने की परमिशन है तो उसका पहले कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही उसको हरियाणा में एंट्री की इजाजत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष से तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हुकुम सिंह भाटी। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अब रैपिड टेस्टिंग को लेकर के भी सरकार को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, तो सरकार अभी किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी के साथ टेस्टिंग और कहाँ पर सरकार करने वाली है? कान्हा जी, देखिए अभी मैंने सीमा जी को भी सुना, अपने आर.के. आर्य जी को भी सुना, बहुत पॉजिटिव। मनीष जी की बात मैं नहीं सुन पाया, मेरे तक आवाज उनकी नहीं आ पा रही थी। तो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने आज की स्थिति का वर्णन किया, क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बेहतरीन उनका एक अच्छे सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। दूसरे हमारे साथी जो है कांग्रेस के अपने अजय सिंगला जी बोल रहे थे, तो मैं ज्यादा तो इनके ऊपर क्या बोलूं, क्योंकि अजय सिंगला जी शायद राजनीति से बाहर नहीं निकले हैं। आज कोरोना के समय में राजनीति करने का समय नहीं है, ये समय एक पॉजिटिव सोचने का और पॉजिटिव आगे की बात करने का समय है। लेकिन सिंगला जी ने वही झूठ बोला जो दिल्ली से झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा
कि एक आदेश सरकार से आएगा, डीसी, एसडीएम, पटवारी, और जाके वो तहसीलदार और पटवारी के यहाँ जाके रुक जाएगा और वहाँ की तरफ छोड़ दिया जाएगा। ये भूल गए कि एक झूठ दिल्ली से बोला जाता था, केरल तक कांग्रेस का जाता था, एक झूठ दिल्ली से बोला जाता था और जम्मू कश्मीर तक जाता था। ये वो जमाना नहीं है। सिंगला जी, जरा एसी से बाहर निकलिए। अब समय जो है एसी की राजनीति का नहीं है। जरा आपने रोड पर देखा है, सभी जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, जोनल कमिश्नर, एसडीएम है, सारे के सारे नोडल अधिकारी बनाकर अलग अलग क्षेत्र बांटे गए। उसके अलावा ऐसा कोई, हाँ, बहुत अच्छा लगता आप मेरे को ये बताते कि हरियाणा प्रदेश के उस शहर में, उस क्षेत्र में लोग भूखे रह गए, तब तो मैं शायद इस बात को बहुत गहराई से मैं सुनता भी और मुझे अच्छा लगता कि कहीं कोई कमी रह गई होगी। लेकिन आपने ये बात नहीं की, आपने कहा पूरा हरियाणा भूखा रह गया। आप भूल गए कि सरकार ने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की। उसके अलावा जनता जनार्दन का भी धन्यवाद, एनजीओ का धन्यवाद, उन संस्थाओं का धन्यवाद जिन्होंने अपने लेवल पर भी पूरी कार्रवाई की, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की। उन्होंने राशन भी दिया, हुकुम जी, सरकार ने राशन दिया। ठीक है, आपने सिंगला जी की बात का तो जवाब दे दिया, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया था, मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज सुनिए जरा। आपने कहा कि अब अगली व्यवस्थाएं क्या हैं। हाँ। हमारे प्रदेश में आप देखिए, जो हमारा टोटल जो 28/4 से लेके 22,243 टोटल हमारे यहाँ टेस्ट किए गए, और आज का ही आंकड़ा आप देख लिए न्यूज़पेपर का भी, हरियाणा में कुल 318 इस कोरोना के केसेस मिले थे, जिनमें कुल 5 डेथ हुई है और 225 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये मैं आज की आपको डिटेल बता रहा हूँ। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जो किट्स हैं, जो चाइना से आई थी, क्योंकि वो सभी को केंद्र सरकार से दी गई, उनको रोका गया है, दूसरी किट की व्यवस्था की है। हमारे पास किसी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 9,444 आइसोलेशन वार्ड हैं, 1101 हमारे वेंटिलेटर की हमारी व्यवस्था है, मास्क, पीपीई किट्स और पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। जो 20,792 टीमें लगी हुई हैं। मैं ऑफिसर्स के अलावा बात कर रहा हूँ, जो सिंगला जी ने ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि कमरे से बाहर निकले नहीं। अच्छा है वैसे तो, खैर रहना तो कमरे में ही था, आपने फॉलो किया, चलो इसके लिए तो मैं धन्यवाद भी दे दूंगा आपको कि आप बाहर नहीं निकले, पर थोड़ा सा न्यूज देख लीजिए, थोड़ा सा हरियाणा का खबर कर लेंगे। अच्छा है। दूसरी बात जो आर्य जी ने कहा, शायदा जी सुन लीजिए, कोई नहीं, सिंगला जी बस खत्म होने ही वाली है। आपकी बात आराम से पूरी लेंगे, पूरी मैं लूंगी आपकी बात, पूरा समय आपको दूंगी। अब जो रिलैक्सेशन जिस तरह दिया जा रहा है, देखिए जहान भी और जान भी, सबसे पहले सुरक्षित रहना, तब वैसे भी चलिए वो बिल्कुल यहाँ पर सबसे जरूरी है। बिल्कुल भाटी जी, यहाँ पर आपकी भी बात को मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। जब होती है दिन की शुरुआत, हम आते हैं कुछ नई खबरों के साथ, चाय की चुस्की के साथ खबरों की मिठास। हम बनाते हैं आपके ब्रेकफास्ट को खास। देखिए खबर प्रहर रोज सुबह 7:25 पर। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहां किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर। तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा हो रही है हरियाणा में कोरोना संक्रमण के एकदम से अचानक से बढ़ते हुए मामलों की और सरकार के एक्शन प्लान की। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरीके से अब यहाँ पर उद्योग और आईटी सेक्टर को छूट दी गई है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये कहा जाए कि अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खत्म करने की प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है? देखिए जी, हरियाणा ने कोरोना की जो लड़ाई थी बहुत अच्छी तरह से लड़ी थी और बड़े उत्साहवर्धक हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट्स जो हमारे आ रहे थे, लगभग 2/3 से ज़्यादा पेशेंट हमारे ठीक हो गए थे। ये तो पिछले कल से जो दोबारा से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना के पेशेंट आने शुरू हुए हैं, ये चिंता का विषय है। पूरी सरकार इसके बारे में चिंतित है। वरना हमने तो सारे जो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर की जो रेड जोन से बाहर है इलाका, वहाँ इंडस्ट्री है, उनको चालू भी कर दिया था। सर जैसे आपने कहा कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि कल से जो ये मामला सामने आया, ये वाकई में चिंता का विषय है। हमने इंडस्ट्री को चालू कर दिया था, दूसरे और भी कई फैसले लिए थे। तो क्या ये माना जाए कि अब ये सिर्फ भूतकाल की बातें हो गई हैं? सरकार एक बार फिर से इन मामलों को देखते हुए अपनी रणनीति बदलने के लिए आगे विवश हो गई है? कि सारे विश्व में कोरोना एक नई बीमारी है, कोविड-19, और इसके अभी तक हर आदमी डे टू डे फाइटिंग करता जा रहे हैं। इसके व्यवहार का निश्चित कोई तौर तरीका अभी तक किसी ने भी ये ऐसा इवॉल्व नहीं किया है कि इस तरह से बिहेव करेगा। हर रोज़ की जो चीज़ें हैं उनको देख के हम दोनों चीज़ें हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी चलाना है, जान को बचाना है, जहान को भी चलाना है। तो बहुत दिनों तक हमेशा के लिए आर्थिक गतिविधियां भी बंद नहीं कर सकते और जान माल को नुकसान भी नहीं होने देना चाहते। तो हरियाणा की नीति यही है कि कोरोना हमारे यहाँ कंटेन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा ना बढ़े और जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाए। किसानी खेती से जुड़े हुए काम सारे हमारे यहाँ सब चलते रहे, ये खुशी का विषय है और अच्छा काम किसानों ने किया है। मंडियां भी ठीक चली हैं, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं इनको चलाना भी जरूरी है और धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि हल्के फुल्के जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के जो इलाके हैं, जो ग्रीन जोन डिक्लेयर होंगे, तो वहाँ सारी गतिविधियाँ ट्रांसपोर्ट की और की दूसरी की काम धंधों की शुरू करें। चिंता सभी को है क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक इसको रोक के नहीं रख सकते, लेकिन हम भारत सरकार की एडवाइजरी का इंतजार कर रहे हैं कि अभी जो 3 तारीख के बाद क्या क्या उनकी एडवाइजरी आती है उसी को ध्यान में रख के हम हरियाणा सरकार, यानी ये माना जाए आपकी बात का ये मतलब निकालें सर कि अभी जो सरकार ने एक प्लान तैयार किया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट जो है वो 3 मई तक या 2 मई तक ही किया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं या फैसला लिया जाता है, उसके तहत फिर से एक नई रणनीति सरकार बनाएगी। जी, बहुत सारी पहलुओं पे हमने विचार किया है कि इसमें क्या ये सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, बी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे। अब आने वाले 3-4 दिन और केंद्र सरकार की जो डायरेक्शन हमें आएगी उसको देखते हुए हम अपने फैसले लेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि कोविड-19 को कंटेन किया जाए और जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, आर्थिक गतिविधियां चले ताकि सामान्य स्थिति धीरे धीरे करके हम ले आए। सर, जैसे आपने ए और बी प्लान की बात की यहाँ पर, तो सरकार किस तरह से इस प्लान को लेकर चल रही है और इस प्लान में किन किन चीजों को और कैसे कैसे शामिल किया गया है? हमने बहुत सारी जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए हमने छूट दी है। बहुत सारी जगह जो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर थे, रेड जोन से बाहर थे, उनमें गतिविधियां शुरू भी हो गई हैं और अब आगे की हमारी ये नीति है कि क्या भारत सरकार आगे लॉकडाउन में क्या नीति बनाती है उसको देखते हुए हम हरियाणा को चलाना चाहेंगे। और हरियाणा में हमारी दिक्कत यही है कि 3 तरफ हरियाणा एक
दिल्ली के है और हमारा रोज के आवागमन से हमें सेटबैक लगा है। कोरोना की लड़ाई में दिल्ली की वजह से लगा है। बहुत सारे हमारे पिछले हफ्ते 10 दिन में जो केस आए हैं वो लगभग 90% केस वो दिल्ली की वजह से हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, इस चीज का भी हम समाधान करेंगे धीरे धीरे करके। हमने थोड़ा सा बॉर्डर पे सख्ती की है। तो ये जो और दिल्ली से सर दूरी निर्देश भी बनाई दिए है हैं कि हरियाणा दिल्ली से ने, आने ये जाने दूरी को कब आवाजाही तक कम की समझा जाए कि बनी रहेगी? आने वाले को हम अब जांच करेंगे कि कोरोना के जो कैरियर हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे करके स्थिति को सामान्य कंट्रोल करने की हमारी कोशिश है। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन तक के एंट्री पर पाबंदी है, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ सर कि ये जो दूरी आई है ये किस तरीके से सरकार फिर आगे दूर करेगी? प्रदेश सरकार कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रही है? टेस्टिंग को लेकर आप कह रहे हैं कि टेस्ट किए जाएंगे, तो टेस्टिंग पहले किस तरह के लोगों की होगी, किन किन की होगी? जो भी दिल्ली से हमारे यहाँ कर्मचारी आते रहे हैं, जो कुछ अप डाउन करने वाले थे, कुछ हमारे व्यापारी भाई थे, अब हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी टेस्टिंग करके ही हमारे प्रदेश में आने दें। और हमारे पास जो है सौभाग्य से टेस्टिंग किट की अवेलेबिलिटी होगी है। हमारे मानेसर में टेस्टिंग किट बढ़नी शुरू हुई है जी। और इसकी सुविधा इसको धीरे धीरे करके हमारे पास जो जो बढ़ेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेंगे। सर ये भी एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि कोशिश करेंगे कि कोरोना जो है ये 1 लाख टेस्ट किट का ही ऑर्डर जो है वो दिया गया था, जो मानेसर स्थित साउथ कोरिया की कंपनी है रैपिड टेस्ट किट का। क्या इसके बाद भी सरकार और ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेगी? 1 लाख टेस्टिंग किट के बाद भी सरकार क्या आगे और इस बारे में ऑर्डर देने वाली है? देखिए, ये तो आगे आने वाले उस पर डिमांड पे जरूरत पड़ेगा कि बीमारी कितनी फैलती है, कितनी टेस्टिंग की जरूरत है। इसके बारे में आज नहीं कह सकते। हम तो चाहेंगे कि हमें ये टेस्टिंग की जरूरत ही ना पड़े। कोविड-19 जो हमारे देश से निकल ही जाए तो हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थिति आती लग नहीं रही। जो जो डिमांड आएगी, जो जो बीमारी का महामारी का प्रकोप बढ़ेगा, हम उतनी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा किट का ऑर्डर करेंगे। ये समय समय पर हम देखते रहेंगे कितनी किट की हमें जरूरत पड़ेगी, उसको उससे ऑर्डर देके लेकर हम टेस्टिंग करेंगे। सर इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं, प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है या निश्चिंत हो जाने की जरूरत है? देखिए, निश्चिंत तो दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस बीमारी से निश्चिंत हो, लेकिन हमें डरने की जरूरत भी नहीं है। सावधानी अवश्य रखनी है। हमें सावधानी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जैसे कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। इस चीज का पालन करना है और अपने काम जो है, आवश्यक काम जो है करते रहें, घर में ही रहें। और अगर ये चीजों का हम पालन करेंगे तो हमारा प्रदेश जल्दी ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है। हम भी और इसमें हरियाणा की जनता ने बड़ा भारी सहयोग दिया है और उसका धन्यवाद अदा करते हैं। पूरा उन्होंने मेहनत का काम किया है, फसल कटाई की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उनके सहयोग से हरियाणा में जो है बहुत जल्दी नॉर्मल बिल्कुल ये कोरोना की महामारी से जंग जो है वो जरूर जीत लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, इस मुश्किल और कठिन समय में आप हमारे साथ जुड़े और इतना वक्त हमें दिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अजित सिंगला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा गिल भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं और आर के आर्य अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं और बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास अब बहुत कम बचा हुआ है। आपने यहाँ पर कृषि मंत्री को भी सुना कि सरकार कैसे आगे बढ़ने की इस पर जो है कोशिश कर रही है। चलिए लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है।
सीमा जी से मैं जानना चाहूंगी। सीमा जी, अभी आपने यहाँ पर कृषि मंत्री को भी सुना और जैसे उनकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। केंद्र की तरफ से जो भी कुछ फैसला लिया जाएगा उसके बाद सरकार फिर से अपने जो अभी तक निर्णय लिए गए हैं उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है या फिर कुछ एड ऑन भी कर सकती है। बिल्कुल कायनात, क्योंकि अभी किसी भी राज्य सरकारों के पास पूरी तरीके से ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लेवल पे लॉकडाउन के लिए डिसीजन ले सके। उनको केंद्र सरकार की एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है और उसको वो इंतजार करती हैं और मुझे लगता है इस कठिन वक्त में करना भी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से केस, हालांकि आर्य साहब भी जिस तरीके से बोल रहे थे और हम लोग भी देख रहे हैं कि हरियाणा में ग्राफ थोड़ा सा स्टैटिक हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से जिस तरीके से केस आए और दिल्ली के बॉर्डर को जिस तरीके से सील किया गया है, तो पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म करने की मुझे आसार दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, पार्शियली तौर पे ये होगा। बट सरकारों को एक बार फिर ये सोचना चाहिए कि हमें सॉल्यूशन निकालने पे काम करना है कि बॉर्डर सील करने के साथ साथ जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उसके लिए क्या प्रावधान बिल्कुल, और सरकार उसी दिशा में कह सकते हैं कि कदम भी आगे बढ़ा रही है। सिंगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय सिंगला जी। हेलो जी सिंगला जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, कायनात जी, समस्या क्या आ रही है हरियाणा में? सच कड़वा होता है और भाजपा ये नहीं चाहती कि जनता की आवाज जो आज है, जो हमें पता है, आप कह रहे हम घर में बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम वॉलंटियर हैं सर, हम फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार 1 महीने से जनता की सेवा कर रहे हैं, प्रशासन के साथ, सरकार के साथ। तो राजनीति मत आप कीजिए प्लीज। इस समय सच को जानने की हिम्मत रखिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में वाहवाही मिलती रहे और आप खुश होते रहे। हम जमीनी स्तर तक की हकीकत, अब आप जो वास्तव में जनता को चाहिए, जिस चीज की जनता दुखी है, परेशान है, वो आप इनको बताइए। ये चाहते हैं सिर्फ वाई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम तो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुमारी शैलजा हमारी प्रधान जी ने पहले दिन कह दिया था कि कांग्रेस का हर वर्कर ऐसे वॉलंटियर काम करेगा और हम कर रहे हैं। हजारों यूनिट भाई प्रदीप चौधरी जी कालके को दे चुके हैं। सिंगला जी, आपको कहाँ कमी लग रही है सरकार के प्रयासों में, या लग रहा है कि सरकार बिना सोचे समझे आगे बढ़ रही है? मैं भाई साहब की बात का कह रहा हूँ, कांग्रेस इस समय राजनीति नहीं कर रही, चुनाव में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप भी कर लेना जी। मैं कहता हूँ जनता का साथ दो, हरियाणा की बात सुनो, कांग्रेस की बात मत सुनो, जनता की तो बात सुनो। नहीं तो क्या लगता नहीं आपको कि सरकार सुन रही है जनता की बात, या बिना? आप कह रहे ना, एक जगह बता दो, दैनिक ट्रिब्यून उठाओ, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, सोनीपत में सिर्फ रोटी मांग रहे हैं लोग। आप हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए, भागिए मत। आप लोग सर्वे करवा रहे हैं, अभी आप सर्वे तक फंसे हुए हैं, लोगों को रोटी भोजन चाहिए और वो पता नहीं कौन सी संस्था करवा रही है सर्वे। आप रैपिड किट की बात कर रहे हो, अब ऑर्डर दे रहे हो आप 1 लाख का, चाइना से गलत आ गई आपकी। मैं कहता हूँ व्यवस्था, आप सुनिए, हर आदमी काबिल है, आप भी काबिल है। काबिलियत कब पता चलती है? जब बुरा वक्त आता है। वैसे तो इतना बड़ा प्रशासन है, मैं प्रशासन की बुराई नहीं कर रहा, आपने फिर कह दिया कि बड़े से छोटे भी गिर जाएगी। यही आपकी सोच में फर्क है, आपके समझने में फर्क है, आप होमवर्क करके नहीं आते। मैं कहना चाहता हूँ कि जब दुष्परिणाम आएगा ना, तो जो आपके बड़े हैं वो सबसे छोटे पे गिर देंगे। आप सबसे छोटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक कीजिए। भाटी जी क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त बहुत कम है। आर्य जी से भी मुझे उनकी प्रतिक्रिया लेनी है जी। जरूरी है, आपको लिबरल होना पड़ेगा, निवेदन करना। सिंगला जी ने सीधे तौर पर कहा है कि सर्वे जो है वो सिर्फ यहाँ पर कागजों पर ही करवाया जा रहा है और जो हकीकत आ रही है उसको देख करके भी अनदेखा किया जा रहा है। जल्दी से इस पर अपनी बात रखिए, जल्दी जवाब दीजिए। लोगों को जरूरत है आपकी, आप सरकार में हो, आपसे लोग चाहते हैं, हम लोग तो कर रहे हैं, पूरा जोर लगा के कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। टीचर्स को भी साथ लगाया और उस मैन पावर को बढ़ाने के लिए सर्वे डोर टू डोर चल रहा है उन क्षेत्रों में, खास तौर से जहां पर कुछ इस तरह के डाउट्स लगते थे, और पूरे हरियाणा में सर्वे का काम किया है।
दूसरी बात इन्होंने कहा कि उसकी नीचे वाले अधिकारी पर डाल देते हैं, कर्मचारी पर डालते हैं। चलिए सर्वे करवा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर सिंगला जी का कहना है कि अगर कहीं पर कुछ कमी खामी आई है तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है और उम्मीद यही करेंगे कि आपकी तरफ से उस पर ध्यान दिया जाएगा। आर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि अब लॉकडाउन जो है वो खत्म होने ही वाला है, सरकार अब उस पोजीशन में आ चुकी है, या फिर ये लग रहा है कि ये एक्सटेंड होगा लेकिन काफी इस बार जो है नरमी देखी जाएगी? ये जो लॉकडाउन है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर लगाया जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि ये वाली स्थिति पूरे इंडिया में खराब है तो इसीलिए ये लगाया था। मेरे हिसाब से सभी चीजों को देखते हुए, रिकवरी रेट देखते हुए और इन्फेक्शन रेट देखते हुए और डेथ रेट देखते हुए अभी कोई सुख नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ाया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा है। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी वो अपना कर्फ्यू से डील करेंगे। 3 तारीख के बाद लॉकडाउन नहीं रहेगा। एज एन इकोनॉमिस्ट आई एम टेलिंग यू। जी चलिए, ये एक राहत भरी खबर कह सकते हैं कि यहाँ जरूर मिली है और जो कयास आपकी तरफ से लगाए गए हैं उम्मीद करते हैं कि वो 100% जो है वो सही साबित हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कदम बढ़ा ही रही है और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरह से सतर्क और सचेत है। केंद्र ने हरियाणा सरकार को रैपिड टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। टेस्टिंग की शुरुआत उन 11,000 लोगों से की जाएगी जिनमें सर्दी जुकाम के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा रेहड़ी सब्जी फड़ी वालों और समाचार पत्र वितरकों, दूध वालों की भी जांच होगी। ऐसे में उम्मीद यही करनी चाहिए कि हरियाणा को देश का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने का जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें उसे सफलता जरूर हासिल होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।